हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी वंचित वर्गों की शिक्षा महिला, दलित और आदिवासी के संदर्भ में। अगर आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर बीएड के नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं हाशिया पर खड़े लोगों की शिक्षा या वंचित वर्गों की शिक्षा। अब हम देखते हैं कि हाशिए पर खड़े लोगों का क्या अर्थ है। वंचित वर्ग समाज के वे लोग हैं जो सदियों से भेदभावपूर्ण रवैया के कारण समाज की मुख्य धारा से अलग थलग रहे हैं तथा उन्हें राज्य द्वारा उचित स्थान दिलाने के लिए विशेष प्रावधान एवं सहायता की जरूरत पड़ती है। इस वर्ग में मुख्य रूप से अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, महिलाएं, दिव्यांग एवं पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं। भारतीय संविधान की धारा 340, 341 और 342 में आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों को पिछड़े और कमजोर वर्ग में रखा गया है। शैक्षिक दृष्टि से स्त्रियां भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं, इसलिए इन्हें भी वंचित वर्ग में रखा गया है। हम सभी जानते हैं कि जो प्राचीन काल वैदिक काल था उसमें जो हिंदू समाज था वो 4 वर्गों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें शूद्र जो थे निम्न वर्ग के माने जाते थे और इन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ये जो उपरोक्त वर्ग हैं उनकी सेवा करते थे। तो धीरे धीरे ये समाज की मुख्य धारा से पिछड़ते चले गए, इन्हें शिक्षा नहीं मिल पाई। और स्वतंत्रता के बाद इन्हें शिक्षा देने के लिए, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। और प्राचीन काल में स्त्रियां भी, उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, केवल राजघराने की कुछ स्त्रियां ही शिक्षा ग्रहण कर पाती थी। तो जो स्त्रियां हैं वो, और जो उस समय निम्न वर्ग, शूद्र वर्ग में रखा गया वो, ये सभी वंचित रह गए शिक्षा से और समाज की मुख्य धारा से दूर रहे, तो इन्हें ही वंचित वर्ग कहा जाता है। साथ साथ जो दिव्यांग हैं उन्हें भी पहले उनके लिए भी शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, तो ये भी वंचित वर्ग में आते हैं। किंतु हम यहाँ पे केवल महिला, दलित और आदिवासी के संदर्भ में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि शिक्षा में हाशियाकरण का क्या अर्थ है। शिक्षा में हाशियाकरण से तात्पर्य समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है, इन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध कराना है। जब हम वंचित वर्ग या हाशिए पर खड़े लोगों की शिक्षा की बात करते हैं तब इसमें निम्नलिखित वर्गों की शिक्षा आती है। सबसे पहले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा, पिछड़े वर्ग या पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा। नेक्स्ट है बालिकाओं या स्त्रियों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा और मंदबुद्धि एवं दिव्यांगों की शिक्षा। लेकिन यहाँ हम केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और बालिकाओं की शिक्षा के विषय में ही चर्चा करेंगे। ये जो वंचित वर्ग है इनके शिक्षा से संबंधित कुछ मुद्दे रहे हैं जिससे कि ये शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। सबसे पहले आर्थिक मुद्दे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना उनकी शिक्षा के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। प्राचीन समय से ही इन्हें निम्न कार्य सौंपा गया जिससे कि ये अपनी आर्थिक स्थिति को ऊपर नहीं उठा पाए। आज भी गरीबी के कारण इन्हें अपने शिक्षा के लिए उच्च वर्ग पर और सरकारी योजनाओं पर ही निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट है सामाजिक मुद्दे। प्राचीन काल से ही दलित समुदायों को समाज में सबसे नीचे स्थान दिया गया था, निम्न स्थान दिया गया था। इस मानसिकता के कारण इनको शिक्षित बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं समझी गई और स्वतंत्रता के बाद इस मानसिकता में परिवर्तन हुआ और इन्हें भी शिक्षा के समान अधिकार दिए गए। किंतु फिर भी समाज की संकीर्ण सोच एवं जागरूकता के अभाव में दलित स्वयं भी शिक्षा से दूर ही हो जाते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक मुद्दे। तो प्राचीन काल में जो दलित थे उनको भी राजनीतिक स्तर पर किसी तरह का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था, वो शासन में किसी प्रकार का भाग नहीं ले सकते थे, इसलिए अपने अधिकारों की मांग करने का साहस नहीं जुटा पाते थे। और देश के स्वतंत्र होने के बाद भी उनकी ये समस्या समाप्त तो हुई, किंतु लंबे समय तक दबे कुचले रहने के कारण ये शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को पूर्ण विकसित नहीं बना पाए हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक मुद्दे। दलित समुदाय अपनी संस्कृति को सुरक्षित रहना चाहते हैं, वे डरते हैं कि शिक्षा के प्रसार से उनकी संस्कृति नष्ट हो जाती है। इस भय से भी वे शिक्षा से दूर हो जाते हैं और यही बात जनजातीय समाज में भी लागू होती है। नेक्स्ट है धार्मिक मुद्दे। दलित समुदाय अपनी धार्मिक परंपराओं एवं रीति रिवाजों को छोड़ना नहीं चाहते
और वो अंधविश्वासों से घिरे रहते हैं और शिक्षा के प्रति जागरूक भी नहीं हो पाते। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में दलित समुदाय को अस्पृश्य कहा गया था और उन्हें शिक्षा में कोई भी स्थान नहीं दिया गया। इस प्रकार धार्मिकता भी दलित शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा मुद्दा है। हम कह सकते हैं कि जो दलित हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति, उनसे संबंधित मुद्दे प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक हमारे समाज में विद्यमान है। यद्यपि कई महापुरुषों ने, जैसे अंबेडकर, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, ब्रह्मा समाज ने इनके सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिए अथक प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप वर्तमान समय में इनकी स्थिति काफ़ी सुधरी भी है और इनके शिक्षा में इनकी स्थिति के सुधार के लिए कई संवैधानिक प्रावधान भी किए गए हैं। धीरे धीरे ये समुदाय जागरूक हो रहा है, शिक्षित भी हो रहा है और शिक्षा की जागृति में वृद्धि भी हो रही है। अब हम देखते हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद स्त्री शिक्षा के विकास के लिए, प्रसार के लिए क्या प्रयास किए गए। तो जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सबसे पहले राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने का सुझाव दिया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जिसमें स्त्रियों को भी समानता का अधिकार दिया गया, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू हुआ तथा 1951 से स्त्री शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य शुरू हुआ, जिसका कि संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 ईस्वी में केंद्र सरकार ने स्त्री शिक्षा के संबंध में सुझाव देने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया। इसे देशमुख समिति भी कहते हैं। इस समिति ने महिला शिक्षा से संबंधित कुछ सुझाव दिए, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1 है स्त्री शिक्षा के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाए। नंबर 2 है केंद्र में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद तथा राज्यों में बालिका एवं स्त्री शिक्षा की राज्य परिषद का गठन किया जाए और राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद को स्त्री शिक्षा से संबंधित नीति एवं योजना बनाने का कार्य सौंपा गया। अर्थात केंद्रीय और राज्य स्तर पर राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद के गठन का सुझाव दिया और स्त्री शिक्षा से संबंधित जो भी योजना या नीति बनाना हो उसका कार्य राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद को सौंपा गया। नेक्स्ट है हंसा मेहता समिति 1962 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति के सुझाव पर हंसा मेहता समिति का गठन किया गया, जिसने स्त्री शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए। सबसे पहले है नंबर 1 प्राथमिक स्तर पर लड़के लड़कियों का पाठ्यक्रम एक समान हो। नंबर 2 है माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा की सुविधा हो। 3rd है लड़कियों के लिए अलग से व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था हो। अर्थात जो प्राथमिक स्तर पर है वो पाठ्यक्रम एक समान रहेगा, माध्यमिक स्तर पर होम साइंस होना चाहिए और लड़कियों के लिए अलग से वोकेशनल एजुकेशन देने की व्यवस्था की इस समिति ने सुझाव दिया या संस्तुति दी। इसके पश्चात है नंबर 3 भक्त वत्सलम कमेटी रिपोर्ट 1963। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की शिक्षा के संबंध में सुझाव देने के लिए भक्त वत्सलम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, जिसने कुछ निम्नलिखित सुझाव दिए। अर्थात इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की शिक्षा के संबंध में सुझाव दिया। इसमें नंबर 1 है 6 to 14 ईयर्स की लड़कियों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। नंबर 2 है लड़कियों के लिए अलग से स्कूल एवं छात्रावास तथा आवागमन की सुविधा दी जाए, क्योंकि होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कभी कभी लोग को एजुकेशन में लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए उनके लिए अलग से स्कूल बनाने का भी सुझाव दिया। 3rd है लड़कियों के लिए अलग से व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 4th है लड़कियों के लिए अलग से महिला महाविद्यालय खोले जाएं व लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था भी की जाए, जिससे कि लड़कियां अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकें। अब हम देखते हैं कि कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिया था। कोठारी आयोग 1964 to 66। आयोग ने कहा कि बच्चों के चरित्र निर्माण, परिवार की उन्नति एवं राष्ट्रीय मानव संसाधनों के विकास के लिए स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों से अधिक
महत्वपूर्ण है। इसलिए स्त्री शिक्षा के प्रसार व उन्नति के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। उसने जो सुझाव दिए वो इस प्रकार है। प्राथमिक शिक्षा का अधिक से अधिक विस्तार किया जाए। माध्यमिक स्तर पर भी बालिकाओं की शिक्षा के विस्तार की गति इतनी तीव्र की जाएगी कि 20 वर्ष के अंत में बालिका तथा बालकों की संख्या का अनुपात निम्न माध्यमिक स्तर पर 1:3 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 1:2 हो जाए। कोठारी आयोग ने यह कहा था कि अगर एक महिला पढ़ती है तो उससे पूरा परिवार पढ़ता है, इसीलिए पूरा परिवार शिक्षित होता है, इसलिए उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कोठारी आयोग ने अगला जो सुझाव दिया था वो है जैसे नंबर 2, बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय, छात्रावास एवं छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए और जहां उच्च शिक्षा की अधिक मांग हो वहां महिला महाविद्यालय स्थापित किए जाएं। नंबर 3 है बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान एवं सामाजिक कार्य के पाठ्य विषयों का विस्तार करके उनको समुन्नत बनाया जाए। नंबर 4 है माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को विज्ञान या गणित का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। संगीत व कलाओं की शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जाए। पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए और प्रौढ़ का शिक्षा कार्यक्रम का विशेष ध्यान रखा जाए। अर्थात कोठारी आयोग ने ऐसा सुझाव दिया कि ऐसा नहीं है कि उच्च शिक्षा वो अगर कॉलेज नहीं जा पाए तो पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा भी उसे प्राप्त कर सके, और जिन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई औपचारिक तौर पर उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के भी संचालन की बात कही। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिया था। शिक्षा नीति में कहा गया कि स्त्री पुरुषों की शिक्षा में कोई अंतर नहीं होगा, सभी को समान शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। शिक्षा नीति की घोषणाओं के साथ साथ कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई, जिसके फलस्वरूप नंबर 1 है जिन जिलों में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है वहां जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। नंबर 2 बालिका निरौपचारिक शिक्षा केंद्रों को 90% अनुदान देना शुरू किया गया तथा केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में भी 30% आरक्षण दिया गया एवं उनकी शिक्षा निःशुल्क की गई। नेक्स्ट है नंबर 3 महिलाओं के लिए +2 स्तर पर नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम खोले गए और अलग से पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोले गए। नंबर 4 है यूजीसी ने भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्र खोलने हेतु सहायता देना शुरू किया। और नंबर 5 है 1989 ईस्वी में महिला समाख्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों खासकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूह की महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, सभी इससे परिचित हैं। भारत सरकार ने 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत की। यह विद्यालय शैक्षिक रूप से उन विकास खंडों में खोले गए जहां अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की संख्या अधिक है और जहां ग्रामीण महिला साक्षरता कम है। यहाँ पर लड़कियां +2 तक की शिक्षा मुफ्त प्राप्त करती हैं, बिल्कुल निःशुल्क। इन्हें रहना, खाना, किताब कॉपी सब कुछ निःशुल्क दिया जाता है। महिला शिक्षा के विकास के लिए अगली योजना जो चलाई गई वह है पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां योजना। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की हाई स्कूल उत्तीर्ण छात्राओं को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए एक मुश्त 30,000 रुपये देने की व्यवस्था की गई। इसका लाभ सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं सभी को मिल सकेगा और यह उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित योजना है। अर्थात जो उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती किसी कारण, धन के अभाव में, उनके लिए ये बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्त्री शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। इसमें कहा गया कि बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए जेंडर समावेशी फंड की व्यवस्था की गई है। यह जेंडर समावेशी कोष राज्यों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे उनको ऐसी नीति, योजनाएं, कार्यक्रम आदि लागू करने में सहायता मिलेगी जिससे महिलाओं को विद्यालय परिसर में अधिक सुरक्षापूर्ण और स्वस्थ वातावरण मिल सके। जैसे कि परिसर में महिलाओं के लिए शौचालय स्थापित करना,
उन्हें स्वच्छता और सैनिटेशन से संबंधित अन्य सुविधाएं प्रदान करना, स्कूल आने जाने के लिए साइकिल देना, फीस इत्यादि। और ये सब फीस नहीं भर पाने की स्थिति में उनके अभिभावकों को सशर्त नगद हस्तांतरण करना भी शामिल है, ताकि गरीबी के कारण उन्हें स्कूल की पढ़ाई छोड़ने को मजबूर ना होना पड़े। इसके बाद है नंबर 2, उसमें कहा गया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का और भी अधिक विस्तार किया जाएगा। नंबर 3 है सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों में छात्राओं के लिए मुफ्त छात्रावास का निर्माण एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नंबर 4 है शिक्षा के सभी स्तरों में लिंग संतुलन, गुणवत्ता परक शिक्षा, शिक्षण परिसरों, महिलाओं की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार से जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, उसमें भी महिला शिक्षा के लिए बहुत ही उत्तम विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो इस प्रकार जो भी हमने अभी डिस्कस किया उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि समय समय पर स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं। वर्तमान में भी नई शिक्षा नीति में स्त्रियों को विद्यालय तक लाने, उनकी सुरक्षा एवं सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। ये सभी व्यवस्थाएं महिला शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करेंगी। अब हम देखते हैं कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। सबसे पहले नंबर 1, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की शैक्षिक हितों की रक्षा के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। जैसे सबसे पहला है ढेबर कमीशन। 1960 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के संबंध में सुझाव देने के लिए UN ढेबर की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्यक्रम, लेखन सामग्री, वस्त्र एवं मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था, जिससे ये शिक्षा ग्रहण कर सके, इनके शिक्षा ग्रहण करने के रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न न हो और ये शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके। नंबर 2 है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने भी ढेबर कमीशन के सुझाव का पालन करने के साथ साथ कबीलों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था तथा आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय एवं निःशुल्क आश्रम स्कूल खोलने पर विशेष बल दिया था, जिससे कि जो बालक यदि आवागमन की सुविधाओं के कारण स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं तो वो छात्रावास में रहकर, आश्रम स्कूलों में रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। शिक्षा नीति में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की शिक्षा के लिए घोषणा के साथ साथ कार्य योजना भी प्रस्तुत किया गया था। इसमें जो मुख्य घोषणा की गई थी वो इस प्रकार है: नगरों, गांवों और पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना की जाएगी। अर्थात जो अविकसित क्षेत्र हैं, जहां स्कूल नहीं है, जिसके कारण बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, वहां स्कूलों की स्थापना की बात कही गई। नंबर 2 है इन्हीं विद्यालयों में इन्हीं वर्गों एवं क्षेत्रों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे कि बच्चे को पढ़ने में, समझने में आसानी और शिक्षक को भी पढ़ने पढ़ाने में आसानी हो। 3 है दूर दराज क्षेत्र के बच्चों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाएगी, जहां वे रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। 4 है आर्थिक सहायता की धनराशि में वृद्धि की जाएगी, उन्हें जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसमें वृद्धि की जाएगी। 5 है नगरों, गांव और पहाड़ी क्षेत्र तथा आदिवासी क्षेत्रों में पहले मातृभाषा फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति जनजाति के लड़कियों को 75%, गरीब परिवार की लड़कियों के लिए 25% सीटों का आरक्षण है। अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की शिक्षा के लिए अनेक संवैधानिक प्रावधानों, आयोगों द्वारा दिए गए सुझाव के अलावा उन्हें कई सुविधाएं दी जा रही है, जिससे वे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके। जैसे सबसे पहला है विद्यालयों की स्थापना। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इन क्षेत्रों में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी शिक्षा केंद्र खोले गए हैं। नंबर 2 है वित्तीय सहायता। केंद्र तथा राज्य सरकार आपस में मिलकर अनुसूचित जाति तथा जनजाति के शैक्षिक, सामाजिक, व्यवहारिक विकास हेतु धन की व्यवस्था करती है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों का शैक्षिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है।
यूजीसी उच्च शिक्षा के लिए जूनियर और विशेष फेलोशिप भी दे रहा है। फिर है नंबर 3, आरक्षण की व्यवस्था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, पब्लिक स्कूल, कॉलेज में, तकनीकी शिक्षा संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईएम में भी आरक्षण की व्यवस्था है। नेक्स्ट नंबर 4, निःशुल्क शिक्षण सामग्री। सभी प्रांतों में इस वर्ग के बच्चों को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, वस्त्र, मध्याह्न भोजन दिए जाते हैं। उन्हें साइकिल भी दी जाती है। नेक्स्ट नंबर 5, छात्रावास की व्यवस्था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की भी व्यवस्था की गई है, जहां रहकर वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, पुस्तक बैंक। इस योजना के अंतर्गत मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को 5,000 रुपये मूल्य की पुस्तकों का एक सेट दिया जाता है, जो कि 3 विद्यार्थियों के लिए होता है और पुस्तक के इस सेट से 3 साल तक काम चलाया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 7, कोचिंग सेंटरों की व्यवस्था। इस वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऐसे शिक्षण संस्थानों का निर्माण कराया गया है जो इनकी आर्थिक समस्या को ध्यान में रखकर सभी सुविधाएं प्रदान करें, अर्थात इनके लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटरों की भी व्यवस्था की गई है, जिससे ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकें। नेक्स्ट है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना। एकलव्य आवासीय विद्यालय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं। इस विद्यालय का उद्देश्य अनुसूचित जाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा देना है। अब हम देखते हैं नई शिक्षा नीति में क्या प्रावधान है। नंबर 9, यद्यपि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आरक्षण शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु सरकार ने कहा है कि इन वर्गों के लिए आरक्षण एवं अन्य सुविधाएं पूर्ववत जारी रहेंगी, अर्थात इनके विकास के लिए, इनके शैक्षिक विकास के लिए जो सुविधाएं अब तक दी जाती रही हैं वो पूर्ववत जारी रहेंगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सरकार वंचित वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। आवश्यकता बस इस बात की है कि इस वर्ग के लोग जागरूक हों और सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ उठाएं तथा विकास की मुख्य धारा से जुड़ें। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।